ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। अभी तक सिर्फ से 25 बच्चों ने ज्वाइन किया है, बाकी मेरा ख्याल 150 की तादाद है, और ये हमारे लिए ऐसे अजीब है कि जस्ट 25 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, एंड तक आते रहेंगे, लेकिन वो डिस्टर्बेंस होती है। तो CR वैसे या GR अवेलेबल है तीनों सेक्शन की अभी इस टाइम? जी सर। तो बेटा आप लोगों ने कन्वे नहीं करते कि 3 बजे लेक्चर होना है या कोई? सर सबको ही पता है कि ट्यूसडे और थर्सडे को लेक्चर होता है 3 बजे। तो बाकी क्लासेस में भी ऐसी ही तादाद है या उसमें कोई है, ज्यादा है? सर उनमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सीन है, तो कम ही लेते हैं। इट्स मीन पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही कोई नहीं लोगों को एजुकेशन से। फिर वो सही है, वो डंडे वाला काम के अटेंडेंस शॉर्टेज वाला, उसी से सीधे होते हैं फिर। चलो ठीक है, हमें क्या, जिसको नॉलेज लेना है वो है या ना है। आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर थीसिस से रेलिवेंट, कि थीसिस क्या होता है। सिनॉप्सिस का, सॉरी, रिसर्च प्रपोजल का आपने पढ़ लिया था। अब थीसिस के हवाले से जो उसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा दरमियान में, कि एक होता है सिनॉप्सिस भी, जिसको आओ शायद स्टूडेंट ने डिफाइन किया हो कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिनॉप्सिस इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल, ये कहा होगा उसने। यानी रिसर्च जी प्रपोजल सर। एक होता है 1 to 2 पेजेस का, लेकिन अगर हम उसी रिसर्च प्रपोजल को, जो उसके कंपोनेंट हैं, उसको इनहांस कर लें, उसको ले जाएं 10 से 12 पेजेस पे, तो दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। यहाँ भी सिनॉप्सिस का जिक्र नहीं है, मैं वैसे ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट होता है सिनॉप्सिस का। सिनॉप्सिस होता है कि जो हमने काम जो रिसर्च प्रपोजल है ना, वो है एडमिशन के लिए, कहीं भी आपने एंट्री करनी है, एंट्री करके आपने अपना रिसर्च प्लान फाइनल करना है। रिसर्च प्लान फाइनल करना है, उसको उसके जो एक बनाएंगे, हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे अपने रिसर्च प्रपोजल को इनहांस करके, तो दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज अ मेन कंपोनेंट फॉर MS एज वेल एज PhD डिग्री। अगर सिनॉप्सिस नहीं होगा तो आपको PhD या MS डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। आपको सिनॉप्सिस अपने थर्ड सेमेस्टर में सबमिट करवाना होगा, और लास्ट सेमेस्टर में फिर थीसिस सबमिट करवाना है। जो कंपोनेंट थे, फॉर एग्जांपल इसके रिसर्च प्रपोजल के कंपोनेंट थे, वो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ इस पे जाके, कि रिसर्च प्रपोजल में ये कंपोनेंट थे कि इंट्रोडक्शन, या जो है 1 to 2 पेजेस का ओवरऑल है, तो उसमें टाइटल है, नीड फॉर प्रपोजल है, यही कंपोनेंट आपके उसमें सिनॉप्सिस में होते हैं, लेकिन इनहांस फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल है, वो तो उसी तरह रहेगा, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिस तरह अट्रैक्टिव, इनोवेटिव और ब्रीफ। और जो अब अवेलेबल नहीं है मेरे पास सामने, सिनॉप्सिस के आप कंपोनेंट्स लिख लें अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है, पेन राइटिंग जो भी है वो लिख लें, बाद में मैं, हो सकता है मेरे पास लेक्चर भी पड़ा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो सिनॉप्सिस में ये होता है कि रिसर्च प्रपोजल को हम इनहांस कर देते हैं, होगा ये भी फ्यूचर टेंस में ही। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। थोड़ा सा इधर से वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। तो सिनॉप्सिस का मैं आपको बता रहा था। सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल की इनहांस फॉर्म होती है, और ये रिक्वायरमेंट है हमारी डिग्री की। तो इसमें फ्यूचर टेंस ही यूज होगा, और इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद नीड फॉर प्रपोजल है, और उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और फोर्थ इज आपकी मेथोडोलॉजी। सिर्फ पेज इनहांस होंगे, टाइटल इसमें भी उसी तरह ही आएगा, वही 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे टाइटल के। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसमें 10 से 12 लाइनों का, इसमें आप बताते हैं कि ओवरऑल आपने क्या वर्क करना है और इस सिनॉप्सिस में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद नीड फॉर प्रपोजल, जिस तरह रिसर्च प्रपोजल में था कि 1 to 2 पैराग्राफ, और सिनॉप्सिस में होता है 1 to 2 पेजेस। ठीक है, 2 पेजेस तक इंट्रोडक्शन देते हैं या इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क देते हैं, जो आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस देनी। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि किसी डिजीज पे आप वर्क कर रहे हैं, हेपेटाइटिस पे वर्क कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस को हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह उसको कम कर सकते हैं, इस लिहाज से उसकी इंपॉर्टेंस देनी है। ये नीड फॉर प्रपोजल में, ये सिनॉप्सिस के अंदर 1 to 2 पेजेस होंगे। इसी तरह रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना उससे पहले काम हो चुका है पास्ट में, अगर मैं काम कर रहा हूँ डायबिटीज पे, तो डायबिटीज, और फॉर एग्जांपल मैं इधर से कोई क्रॉप लेता हूँ,
या कोई फ्रूट लेता हूँ, जिसका जामुन है, जामुन का बहुत अच्छा इफेक्ट है डायबिटीज पे, तो जामुन पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको खिला के देख रहा हूँ कि डायबिटीज कम होती है कि नहीं। तो जामुन पे जो प्रीवियस वर्क हुआ है जितना भी रेलिवेंट टू डायबिटीज, वो मैं अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में दूंगा प्रीवियस ईयर का। तो वो साइटेशन भी कहलाती है और वो बैकग्राउंड भी कहलाता है, ठीक है, हिस्ट्री भी कहलाती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहलाता है। तो वो 2 से 3 पेजेस होते हैं सिनॉप्सिस के अंदर, जो हमने अपने काम से रेलिवेंट प्रीवियस वर्क के देने होते हैं। यानी उसको हमने बेस बना के अपनी स्टडी डिजाइन की है। यानी प्रीवियस वर्क हमने पढ़ा है, प्रीवियस लिटरेचर हमने पढ़ा है, उसको समझा है, उसकी बेस पे अपना सिनॉप्सिस बना रहे हैं। वो आपने 2 से 3 पेजेस रिव्यू के देने ही देने हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मेथोडोलॉजी सेक्शन। उसमें आपने बताना है कि फ्यूचर में मैंने यहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, यहाँ से केमिकल लेने हैं, यहाँ से ग्लासवेयर लेना है, इस लैब में आपने काम करना है, इस लैब में मैंने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करने हैं, इस लैब में मैंने एनालिसिस करने हैं फूड के अप्रॉक्सीमेट, इसमें मैंने न्यूट्रिशन के करने हैं। और ये फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई टेस्ट करना है, प्रोटीन करनी है तो कैसे करनी है, फैट करनी है तो कैसे करनी है, कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, कौन सा ग्लासवेयर यूज होगा। और उसके अलावा मैंने फॉर एग्जांपल कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करनी है, वो किस इक्विपमेंट से करूंगा। मैंने अगर कलर मेजरमेंट करना है तो वो किस इक्विपमेंट से करूंगा। मैंने अगर आपने कोई चीज जो भी करना है, वो आपने विल बी में एक्सप्लेन करना है, फ्यूचर टेंस में देना है कि ये मेरे मेथोडोलॉजी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने काम करना है। जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें आप जस्ट फेजेस बना देते हैं, मुख्तलिफ फेजेस में बता देते हैं, उसमें रेफरेंस कोट करने की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन सिनॉप्सिस में आपने एक एक पैरामीटर अलहदा एक्सप्लेन करना होता है और उसमें अलहदा अलहदा रेफरेंस भी देना जरूरी है। अब प्रोटीन का रेफरेंस अलहदा होगा, फैट का अलहदा होगा, मॉइस्चर करना है तो उसका अलहदा होगा। कोई भी टेस्ट करना है, विटामिन करने हैं, फैटी एसिड करने हैं, अमीनो एसिड करने हैं, तो वो कैसे करने हैं और किसका रेफरेंस यूज करना है, ये सिनॉप्सिस की मेथोडोलॉजी में आपको देना जरूरी है। और इसीलिए उसके 4 से 5 पेजेस होते हैं मेथोडोलॉजी के, उसको इतना इनहांस कर देते हैं। तो एंड पे जो रेफरेंस आपने इंट्रोडक्शन में या आपने उसमें कोट किए होंगे शॉर्ट फॉर्म में, मेथोडोलॉजी में या रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, एंड पे उसकी रेफरेंस लिस्ट भी देनी होती है। तो इस तरह टोटल पेज मिला के ये 10 से 12 बन जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिनॉप्सिस। ये फ्यूचर आपका प्लान होता है, फ्यूचर वर्क प्लान, फ्यूचर रिसर्च प्लान। अब समझ लगी सिनॉप्सिस की? यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी सर, क्लियर है। क्लियर है। अब 3 चीजें होती हैं। रिसर्च प्रपोजल हम एंट्री के लिए यूज करते हैं, उसके बाद आके सिनॉप्सिस बनाते हैं, रिसर्च प्लान वर्क बनाते हैं, फ्यूचर रिसर्च वर्क होता है। उसके बाद जब हम रिसर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम थीसिस लिखते हैं, उसको हम थीसिस कहते हैं। दैट इज आल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ एमएस एंड पीएचडी डिग्री। थीसिस के बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती, इवन इन पाकिस्तान, इवन इन आउटर कंट्रीज। पाकिस्तान में उसको थीसिस का वर्ड यूज करते हैं, आउट ऑफ कंट्री उसको डेजर्टेशन बोल देते हैं। दोनों लफ्ज सामने आपको नजर आ रहे होंगे, थीसिस या डेजर्टेशन, ठीक है। ये दोनों लफ्ज इसके लिए यूज करते हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है पेजेस की, आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। एमएस में 75 पेजेस है और पीएचडी में 150 पेजेस है। ये रिक्वायरमेंट चेंज रहती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है ये। फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी में ये रिक्वायरमेंट है, एग्रीकल्चर में कोई और होगी, युवास में कोई और होगी, आउट ऑफ कंट्री कोई और होगी रिक्वायरमेंट। ये पेजेस वेरी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही वेरी करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो मैंने सामने मेंशन कर दिया आपको, 75 और 150 पेजेस ये ओवरऑल थीसिस के होते हैं। ये जो थीसिस होता है इसमें हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है, क्योंकि ये हम रिसर्च कर चुके होते हैं। पहले सिनॉप्सिस में हमने रिसर्च करनी होती है फ्यूचर में, सिनॉप्सिस के बाद हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद थीसिस लिखते हैं। जो भी ट्रायल है, जो भी एक्सपेरिमेंट है, वो हम कंडक्ट कर चुके होते हैं, तो इसलिए उसमें थीसिस में हमेशा वाज वर्क या पास्ट टेंस यूज होता है। तो थीसिस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक प्रिलिमिनरी पार्ट्स होते हैं और एक मेजर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल थीसिस, क्योंकि थीसिस के पेजेस ज्यादा होते हैं, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, इसके कंपोनेंट भी ज्यादा हैं। तो थीसिस में जो प्रिलिमिनरी पार्ट्स हैं वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। उसमें प्रिलिमिनरी में तकरीबन 8 पार्ट्स यहाँ दिए गए हैं, जिसमें टाइटल पेज, सिग्नेटरी पेज, प्लेजरिज्म,
policy, acknowledgement, list of table, list of figure, list of abbreviations, detailed content of thesis. तो ये क्या है, ये आर्ट क्या है, ये चले हमने लिख तो लिए हैं आर्ट पार्ट, ये प्रिलिमिनरी पार्ट है, ये रिक्वायरमेंट है थीसिस की, ये आपने देना है, उसके बाद आपका मेजर थीसिस इसके बाद शुरू होगा। ये जिस तरह आप कह लें कि प्रिलिमिनरी आपके कंटेंट्स कह लें या प्रिलिमिनरी पेजेस कह लें कि वो जरूरी हैं। टाइटल पेज ये है कि आपने उसमें अपना जो थीसिस रिसर्च का टाइटल है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जो आपका थीम है, फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज पे काम कर रहे हैं या जामुन पे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका एक टाइटल आप बनाएंगे। टाइटल के वो 3 मैंने कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च प्रपोजल में बताए थे, ब्रीफ, इनोवेटिव, अट्रैक्टिव, उस तरह का टाइटल होगा और वो टाइटल पेज पे आपने देना होगा। और साथ टाइटल पेज पे आपका अपना, नीचे देखें ना टाइटल पेज पे नेम, आपका अपना नेम आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आपकी प्रेजेंट डिग्री आएगी, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर, यूनिवर्सिटी लोगो, डिपार्टमेंट लोगो, ये चीजें आपने टाइटल पेज पे देनी होती हैं थीसिस के, वो मस्ट है। तो उसके बाद जो सेकंड पेज होता है वो सिग्नेटरी पेजेस होते हैं, उस पे आपके साइन होते हैं, आपके सुपरवाइजर के साइन होते हैं जो आपको रिसर्च करवा रहा होता है, और एक होता है सुपरवाइजरी कमेटी, ठीक है, उसके साइन होते हैं उस पे। वो 3 मेंबर होते हैं, वो डिपार्टमेंट से ही 2 मेंबर और लिए जाते हैं, एक आपका सुपरवाइजर होता है, तो 3 बंदों की कमेटी होती है जो आपको ओवरऑल डिग्री करवाती है। तो तीनों के साइन, उसके बाद एचओडी के साइन, उसके बाद आपके डीन डायरेक्टर, एडवांस स्टडी के डायरेक्टर है उसके साइन, फिर जाके कहीं डिग्री होती है आप लोगों की, उसको हम सिग्नेटरी पेजेस कहते हैं। ठीक है, उस पे सुपरवाइजरी कमेटी, आपके अपने, आपके एचओडी के, डीन के और एडवांस स्टडी के डायरेक्टर के साइन होना मस्ट है, तब जाके आपका थीसिस सबमिट होता है। उसके बाद है प्लेजरिज्म पॉलिसी या जिसको डीड ऑफ एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें आप हल्फिया एक पेज पे बयान देते हैं और नीचे आपके साइन होते हैं कि जो मैंने मटेरियल लिया है या जो मैंने डाटा लिया है उसको मैंने चुराया नहीं है, उसको कट पेस्ट नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसमें मेरा डाटा सारा अपनी रिसर्च का है, मैंने किसी का डाटा चोरी नहीं किया, और अगर मैंने डाटा चोरी किया तो किसी भी टाइम अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मेरी डिग्री किसी भी स्टेज पे कैंसिल की जा सकती है। उस पर आपके साइन भी होते हैं, वो एक डीड ऑफ एग्रीमेंट कह लें या उसको प्लेजरिज्म पॉलिसी कह लें। यानी आपका डाटा आपने हल्फिया बयान देना होता है कि चोरी नहीं का नहीं है, और अगर पकड़ा गया कभी चोरी का साबित हो गया तो मेरी डिग्री कैंसिल कर दी जाए, वो उस पर आपके साइन भी होते हैं। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ये है कि आपने जहाँ से हेल्प ली है अपने सुपरवाइजर से या कहीं लैब से या कोलीग से या अपने स्टूडेंट फेलो से, किसी से भी हेल्प ली है तो, या किसी की लैब यूज की है या कोई इक्विपमेंट यूज किया है कहीं से, हाईटेक लैब का किया है या किसी और डिपार्टमेंट से किया है, तो उसको आपने एक्नॉलेज करना होता है। उसमें ये होता है तरीकाकार, उसमें एक स्टोरी बनानी होती है। सबसे पहले आप अल्लाह अलमाइटी को थैंक्स कहते हैं, उसके बाद पीस प्रॉफिट मोहम्मद, फिर उसके बाद आपका आ जाता है एक पैराग्राफ में ये दोनों चीजें देनी है। उसके बाद आप आ जाते हैं सीधा, आप अपने सुपरवाइजर को एक्नॉलेज करते हैं, फिर सुपरवाइजरी कमेटी को करते हैं, फिर एचओडी को एक्नॉलेज करते हैं, फिर जो लेबोरेटरी अटेंडेंट या लेबोरेटरी में कुलीग्स या आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं। फिर जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप अपनी फैमिली को एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फीसें दी, या जो भी सपोर्ट आपको मिली, मॉरल सपोर्ट मिली, आपने वो 4 से 5 पैराग्राफ एक्नॉलेजमेंट के देने होते हैं। फर्स्ट में अल्लाह एंड प्रॉफिट, सेकंड में आपका सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजरी कमेटी, थर्ड में आपका एचओडी या आपके फ्रेंड कोलीग्स, फोर्थ में आपकी फैमिली। तो इस तरह आपने एक्नॉलेज करना होता है उनको। फिर है कि जो लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, जो आपने थीसिस के अंदर किसी भी चैप्टर में आपने टेबल्स यूज किए होंगे, ग्राफ यूज किए, सॉरी टेबल यूज किए हैं, तो उसकी एक लिस्ट स्टार्ट में बता देनी है कि किस पेज पे कौन सा टेबल अवेलेबल है और उसका ऊपर कैप्शन क्या है, उसका टाइटल क्या है टेबल का, वो टेबल की आपने लिस्ट दे देनी है। इसी तरह फिगर्स आपने अपने थीसिस में देने हैं या ग्राफ देने हैं, उसका आपने उसकी पूरी लिस्ट दे देनी है स्टार्ट में कि फिगर कौन सी किस नंबर पेज पे अवेलेबल है थीसिस के अंदर। क्योंकि बाद औकात किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, उसने स्पेसिफिक चीजें देखनी है तो बाहर से कंटेंट देके कि ये 75 नंबर पेजेस पे ये फिगर दी है तो वो डायरेक्ट वो फिगर ही ओपन कर ले या वो डायरेक्ट टेबल ही ओपन कर ले। तो उसके बाद है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, जितनी भी एब्रीविएशन आपने अंदर यूज की हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की, जीसीयूएफ है जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जीसीयूएफ एब्रीविएशन है, तो पहले उन सारी एब्रीविएशन को एक पेज पे एक्सप्लेन कर देना कि किस किस पेज पे ये एब्रीविएशन दी गई हैं।
और उसके बाद डिटेल कंटेंट ऑफ थीसिस के पहले तो एक होता है कंटेंट्स और एक होता है डिटेल कंटेंट। कंटेंट्स मीन कि आपका चैप्टर नंबर 1 की कौन से पेज से शुरू हो रहा है, चैप्टर 3 कहाँ है, चैप्टर 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसमें चैप्टर के अंदर भी कंटेंट्स होते हैं। चैप्टर फॉर एग्जांपल 3 है मेथोडोलॉजी, उसके अंदर भी सेक्शन बने हुए हैं, उन सेक्शंस के आपने पेजेस नंबर बताने होते हैं। तो ये थे कुछ प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट थीसिस की। अभी तक थीसिस स्टार्ट नहीं हुआ, ये उसकी थी कुछ प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट। ये आपके सामने ये एक्सप्लेन भी की हुई है एब्रीविएशन के लिहाज से। इंट्रोडक्शन पेज नंबर 1 पे, कंक्लूजन किस पेज पे है। ये यहाँ तक था आपका प्रीलिमिनरी पार्ट। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो करें बेटा। क्लियर है? So ये डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ थीसिस ये एक्सप्लेन करें। डिटेल कंटेंट में बताता रहा हूँ कि एक तो होता है ना मेन हेडिंग, जिसमें चैप्टर 1 है फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है, ये तो हो गया कंटेंट, मेन कंटेंट। उसके अंदर चैप्टर के अंदर भी हम सब हेडिंग दे देते हैं कि ये इंट्रो इसकी हेडिंग है, ये इसकी हेडिंग है, ये इसकी हेडिंग है। उन हेडिंग का भी बताना कि किस पेज पे कौन सी हेडिंग मौजूद है, वो डिटेल्ड कंटेंट है। मतलब चैप्टर 4 है, एक चैप्टर 4 आ गया रिजल्ट एंड डिस्कशन फॉर एग्जांपल, रिजल्ट्स दे रहे हैं हम, वो मेन हेडिंग तो रिजल्ट्स आ गया, लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कौन से पेज पे है, प्रोटीन कंटेंट किस पेज पे है, फैट कंटेंट किस पेज पे है, वो डिटेल कंटेंट है। क्लियर अब? सही हो गया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो सिनॉप्सिस में होता है और थीसिस में एक्नॉलेजमेंट होती है। नहीं नहीं नहीं, एक्नॉलेजमेंट अलग चीज है, एब्स्ट्रैक्ट अलग चीज है। अभी एब्स्ट्रैक्ट भी आएगा, मेजर कंटेंट में एब्स्ट्रैक्ट आना है अभी। ये तो प्रीलिमिनरी मैंने पढ़ाया है। सिनॉप्सिस में भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसमें फ्यूचर टेंस यूज करते हैं 10 to 12 लाइंस। और थीसिस में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट ऐड हो जाता है, कंक्लूजन पार्ट ऐड हो जाता है, तो उसमें लाइनें भी ज्यादा होंगी 15 से 16 और उसके वर्ड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। और लेकिन होगा सारा पास्ट टेंस में, और सिनॉप्सिस में होता है सारा फ्यूचर टेंस में। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ मेजर पार्ट्स की तरफ। इसमें आप देखें सामने आपके शो हो रहा होगा, सबसे पहले जो पोर्शन है या है वो एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन है। इसमें पहले तो एक कोशिश करनी है कि ये चीजें आप आगे लिखा हुआ नो रेफरेंस। इट्स मीन के एब्स्ट्रैक्ट पार्ट के अंदर कोई रेफरेंस नहीं होता हो, ना वो सिनॉप्सिस के अंदर आएगा ना वो थीसिस के अंदर आएगा। रेफरेंस नहीं देना आपने एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में, वो आपका अपना, आप अपनी तौर पे लिख रहे हैं, आपकी अपनी वर्डिंग है, कोई रेफरेंस नहीं कोट कर रहे। और अगर रेफरेंस आपने दे दिया तो वो ब्लंडर होगा, मिस्टेक होगी आपकी। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिखो, एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सिनॉप्सिस बट पास्ट टेंस वर यूज्ड, वाज वर यूज्ड। ठीक है, उसमें विल भी था, इसमें वाज वर होगा। ठीक है, और सारा पोर्शन वही यूज करना है। एंड पे बस आपने एब्स्ट्रैक्ट पार्ट में रिजल्ट्स ऐड कर देने हैं। ठीक है, आपकी जो रिजल्ट्स आए होंगे कि प्रोटीन इतने परसेंटेज है, फैट इतने, फाइबर इतने परसेंटेज है, जो भी रिजल्ट आपके आए हैं वो आपने एंड पे सिनॉप्सिस के एब्स्ट्रैक्ट के एंड पे एंड कर देने हैं। और सिनॉप्सिस वाले को जो विल भी जहां लफ्ज यूज होगा उसको वाजवर कर देंगे। और एंड पे एक या दो लाइन में अपना ओवरऑल थीसिस का, आपकी रिसर्च का जो कंक्लूजन होगा वो 1 से 2 लाइन में दे देंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है थीसिस का। सिनॉप्सिस के एब्स्ट्रैक्ट को आपने इनलार्ज करना है, इनहांस करना है, पास्ट टेंस कर देना है और उसमें रिजल्ट्स और कंक्लूजन ऐड कर देना है। ये एब्स्ट्रैक्ट पार्ट था। तो उसके बाद इसमें यहाँ भी नहीं दिया गया, आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन सेकंड है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका सिनॉप्सिस में मैंने कहा था 1 to 2 पेजेस हैं, 1 to 2 पेजेस इंट्रोडक्शन के सिनॉप्सिस के अंदर। और यहाँ तो अगर हम थीसिस को कंसीडर करें, यहाँ 5 to 6% होता है, 5 to 6 पेजेस होंगे उसके। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इतने पेजेस होने चाहिए इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को हम चैप्टर 1 कहते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस देनी है आपने अपने वर्क की, उसी को जो सिनॉप्सिस के इंपॉर्टेंस थी उसी को इनहांस कर देना है, यानी पैराग्राफ बढ़ा देने हैं, विद रेफरेंस बात करनी है, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी इसी में देने हैं और हाइपोथेसिस भी इसी में देना है। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी रिसर्च के क्या आपने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए, क्या क्या काम करने हैं आपने, उसके ऑब्जेक्टिव बना लेने हैं। और हाइपोथेसिस होता है कि किसी भी चीज का बताना कि ये अथेंटिक है, मे और मे नॉट भी वर्ड उसमें यूज करते हैं हाइपोथेसिस में।
तो क्या ये जो हम काम कर रहे हैं ये डायबिटीज के अगेंस्ट इफेक्टिव भी है या नहीं है, मे और मे नॉट भी, वो हाइपोथेसिस होता है, वो आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही देना होता है और इसके 5 to 6 पेजेस होंगे। तो ये मेरा ख्याल है मीटिंग रनिंग आउट ऑफ टाइम है, इसमें 5 मिनट रह गए हैं, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें बेटा। क्लियर है? सर साइनॉप्सिस के एब्स्ट्रैक्ट का प्लीज बता दें कि 10 to 12 लाइंस होती हैं और फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, और क्या बताया था? और उसमें बस मेथोडोलॉजी सेक्शन तक ही होगा, एंड तक, उससे आगे नहीं होगा। विल भी वहां तक यूज करेंगे और 10 से 12 लाइनें होंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क देना है आपने और उसको कैसे क्यों करना है और कैसे करना है, ये सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट का थीम है। क्यों करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे करना है। और जो थीसिस है उसमें हमने सारा कुछ वही देना था, इंपॉर्टेंस भी देनी होती है, लेकिन कैसे करना नहीं है, कर लिया होता है आपने, वाज वर यूज करते हैं और उसमें साथ साथ रिजल्ट भी मेंशन करते हैं एंड पे। जो सिनॉप्सिस का एब्स्ट्रैक्ट है वो मेथोडोलॉजी सेक्शन तक होता है और जो थीसिस का उसमें आप अपने रिजल्ट्स भी ऐड कर देंगे, अपना कंक्लूजन भी ऐड कर देंगे 1 से 2 लाइन में। फर्क ठीक ये है, है, थैंक यू वेरी मच। उसमें विल भी थैंक और यू वेरी इसमें मच सर। वाज वर। क्लियर है? जी सर, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, अब ये यहाँ तक इतना ही काफी है, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं थीसिस के पार्ट, बाकी लेक्चर।